हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस बेटा आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज शाम तक सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। और मॉडल पेपर एक कर दिया गया है, और बाकी के जो मॉडल पेपर हैं वो भी आज शाम तक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि शाम तक आपको सारे के सारे मॉडल पेपर और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के दोनों टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और क्लास की जो पीडीएफ होती है वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराती जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। कहता है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग भूमियों से पृष्ठभूमियों से सामाजिक तबके से बच्चे आए हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। कहता है सभी के लिए मानक बना देंगे। बेटा सभी के लिए आपको मानक नहीं बनाना है, ठीक है। मानक बनाना नहीं है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध हों। भाई नकारात्मक रूढ़िबद्ध नहीं होना चाहिए, रूढ़िबद्धता तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। कहता है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। बेटा बातचीत टालेंगे तो सबको पढ़ाएंगे कैसे, समावेशी शिक्षा का हनन होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन काटने के बाद हमारा एक ही बचता है कि विविध विन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, जैसे कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं से आशय, जैसे कि भारतीय समाज के विविध वर्गों, जैसे कि निर्धन हो गया है ना, पिछड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों से है। एक शिक्षक को कक्षा में विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए बेटा शिक्षण करना चाहिए, तथा ऐसे अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए बेटा आपको, ठीक है। जिससे कि समावेशी कक्षा का हनन भी ना हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। कहता है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखो जैसे कि अगर आपको उसका उत्तर नहीं भी पता है तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब कैसे पहुँच सकते हैं ये समझ लीजिए, ठीक है। देखो एक अध्यापक को किसी भी छात्र की समस्या समाधान या क्षमताओं को लगातार क्या करना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए, और कार्यान्वयन पर क्या देकर, जोर देकर सुसाध्य करना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देना है, डर की भावना बच्चों में नहीं फैलाना, ये एनसीएफ मना करता है। और क्या कहता है कि समस्याओं के अटल हल प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अब बेटा हमें क्या करना है, लगातार अभ्यास कराना है, उसके जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, ठीक है। मूर्त उदाहरण लेकर उसे पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि अधिगम कठिनाई सीखने से जूझते बालक हैं, उनकी ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है। कहता है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। देखो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना तो सही है, क्योंकि सब व्यक्ति के अनुसार आप पढ़ाएंगे बच्चों के अनुसार, ये तो ठीक है ऑप्शन, लेकिन उत्तर नहीं होगा आपका। कहता है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे। देखो जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना, यही गलत हो जाएगा। फिलहाल नीचे भी पढ़ते हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उत्तर नहीं होगा, सही वाला नहीं होगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का उपयोग इस्तेमाल करेंगे, ये भी ठीक है, उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा है गलत वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कहता है अति सक्रियता है, कम परिज्ञानता, या बोधगम्यता है, या असतर्कता है, या अपसारी चिंतन है। देखो सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है। देखो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन क्या होता है, यानी कि एक ही पहलू को कई तरीके से सोच पाना या कर पाना। रचनात्मक विचार हो गया, मौलिक चिंतन हो गया आपका, दृढ़ भावनात्मक आदि है। संज्ञानात्मक में आशय क्या है बेटा, मौलिक चिंतन और नवीन संगठन व्यवहार, समस्याओं का नवीन ढंग से क्या है समाधान, एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण रखना है, ठीक है बेटा। तो फिलहाल आपका क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का कहता है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। देखो जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं तो वो अपने आंसर तक पहुंच गए होंगे काट काट के। कहता है कि बिना विश्लेषण किए अवलोकन करेंगे तो बच्चा कैसे सीख पाएगा जब तक आप विश्लेषण ही नहीं करेंगे। कहता है नकल करना, अनुकरण करना, दोहराना, ये तो सब निगेटिव शब्द है। मैंने बताया था याद करना, यंत्रवत, ये सब गलत हो जाते हैं। तो मैं अपने आंसर तक कैसे पहुँचा, ऑप्शन को काट कर। तो आपको भी सेम यही प्रोसेस अपनाना है बेटा वहाँ पर, ठीक है। कुछ टैग वर्ड जो हर वीडियो में बताते रहता हूँ, आप लोग नोट करते रहा करें।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि एक अध्यापक को दिए गए किसी भी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न जो त्रुटियां हैं उसका विश्लेषण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि कि आप निदान करने के बाद क्या कर सकें, उसका उपचार कर सकें। कहता है कि इसके आधार पर वे ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करेंगे। नहीं बेटा, छात्रों को कभी भी अलग नहीं करना है। अधिगम केवल देखो आ गया त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऐसा भी नहीं है। इसके आधार पर वे दंड की मात्रा निर्धारित करेंगे कि किसी ने कम गलती की उसे ज़्यादा मारेंगी, कम मारेंगी, किसी ने ज़्यादा गलती की उसे ज़्यादा मारेंगी। देखो आंसर तक आप लोग इस तरीके से पहुंचोगे। अगर आपको आंसर नहीं भी आता, देखो मैं सब तरीके बता रहा हूँ आपको, व्याख्या भी कर रहा हूँ आपके सामने और ऑप्शन काटना भी सिखा रहा हूँ कि आपके कहीं से कहीं भी पूरे 30 में से 3 आ जाए आराम से। कहता है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए एक अर्थपूर्ण है। यानी कि जो त्रुटियाँ होती हैं बच्चों की अधिगम का एक हिस्सा होती हैं बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की जो अभिप्रेरणा है, कहता है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर बताना है। देखो बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप भी नहीं देना है, ठीक है। यानी कि 4th का बच्चा या फर्स्ट के सवाल करा रहे हैं उसे, तो बहुत आसान भी नहीं देना है। यंत्रवत याद टैग बढ़ा गया आपका, मैंने क्या काट दो। बच्चों को दंड नहीं देना है, काट दो। तो आप अपने तक उत्तर तक अपने आप से पहुंच चुके हैं, देखिए। यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, है ना। देखो प्रवीणता क्या होती है, देखो, है ना। अब ये भी आप लोग पूछोगे, देखो प्रवीणता क्या मतलब क्या होता है। देखो बेटा अभिप्रेरणा पहले समझ लो। अभिप्रेरणा क्या है, वे शक्ति है जो किसी व्यक्ति के निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने हेतु प्रोत्साहित करती है तथा उसे एक क्रियाशील रखती है, तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शर्मिंदगी क्या है। कहता है शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। नहीं भाई, शर्मिंदगी से बच्चा अभिप्रेरित कहाँ होगा, ये तो कट गया आपका। कहता है शर्मिंदगी के भावों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, अधिगम में शर्मिंदगी को पैदा क्यों करोगे, तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, ऐसे क्यों नहीं सीखेगा, क्योंकि बार बार वो शर्मिंदा हो जाएगा, आप उसको क्या करेंगे, सबके सामने शर्मिंदा करेंगे। कहता है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये तो गलत है भाई। संज्ञान में जब तक कोई बात आई ही नहीं तो शर्मिंदा होंगी नहीं। जैसे किसी ने मुझे गाली दी, मेरे संज्ञान तक वो आई समझ पाऊंगा तभी तो फिर मैं उसे दोबारा मारूंगा। जब मैं समझ ही नहीं पाया तो मैं शर्मिंदा भी नहीं होऊंगा, ना किसी को मारूंगा। संज्ञान से जुड़ना जरूरी है। कहता है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है आपका कि शर्मिंदगी का क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि हम क्या है, जब हम कोई भी बात सुनते हैं, किसी की गाली सुनते हैं तो वो हमारे संज्ञान तक पहुंचती है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तब हमारे क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, गाली बर्दाश्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान के संरचना में क्या होता है। अधिगम की जो संरचनात्मक विचार है वो बताना है। कहता है कि ज्ञान की रचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हो सकता है पॉजिटिव है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहते हैं, ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है। बच्चों की भूमिका नहीं होती, देखो ये गलत हो जाएगा। बच्चे की भूमिका होती है और सबसे, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है तो बच्चे की भूमिका तो होगी। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, नहीं, पूर्ण रूप से वयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है तो शिक्षक का काम केवल क्या होता है, केवल राह दिखाना होता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप लोग अगर गौर से देखेंगे कि बच्चों को पूर्ण पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रखना और बच्चों को सक्रिय भूमिका निभाना, तो इससे बेहतर आपका ये है कि जब बच्चे सक्रिय भूमिका निभाएंगे, खुद अवलोकन करेंगे, तो बच्चे जल्दी अच्छे सीखेंगे। तो 9 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। कहता है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता अटल है या योग्यता सुसाध्य है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग को आंसर देना है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। कहता है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत है, प्रयासों से बहुत फर्क पड़ता है। असफलता जो होती है अनियंत्रित होती है, नहीं, असफलता अनियंत्रित नहीं होती है। योग्यता अटल होती है, नहीं, योग्यता अटल नहीं होती है बेटा। योग्यता जो होती है आपकी सुधार्य होती है। क्या होती है, सुधार्य होती है। कैसे होती है, देखो अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धारणा है कि योग्यता सुधार्य है। जैसे शिक्षक तथा अभिभावकों आदि के द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से बालक की योग्यता में अपेक्षित सुधार करने के साथ साथ उसे क्या है, बढ़ाया जा सकता है बेटा। तो बेटा क्लास कैसी लगी, और सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।